Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will discuss about the important features of Jammu and Kashmir Budget 2024-25. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या फंड एलोकेशन रही है डिफरेंट सेक्टर्स में। उसके साथ साथ हम कीवर्ड्स की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जो डिफरेंट स्कीम्स इसमें मेंशन की गई है उन स्कीम्स को भी हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे और हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आप इस बजट को जो है अपने मेंस एग्ज़ाम में या अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आंसर्स लिखने के लिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी यूट्यूब चैनल के बारे में। आप हमारी चैनल को यहाँ दिए गए हुए लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आपको हमारे बजट के नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बजट 2024-25। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर्स से। तो इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी बार ये डिस्कस किया है, इनफैक्ट चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है जीडीपी, उसमें हमने स्टार्ट ही इसी से किया था कि जेएंडके जो है ये मेनली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि द नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जेएंडके इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो इस सेक्टर में फंड एलोकेशन क्या रहती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो लोगों की लाइवलीहुड और लोगों की इनकम पर रहता है। ना कि सिर्फ यही, बल्कि एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में फ़ंड एलोकेशन इस तरह से हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटकम है, जो आउटपुट है, वो भी बेटर होगा, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज उससे रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, तो उनकी फंक्शनिंग भी बेटर हो जाएगी। तो पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ने इस बजट में लिया है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2000 किसान खिदमत घर्स। ठीक है, ये किसान खिदमत घर्स का काम क्या है? इसका काम है फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द फार्मिंग कम्युनिटी एट देयर डोर स्टेप। फार्मिंग कम्युनिटी से मतलब है हमारे जो फार्मर्स हैं उनको फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप्स तक प्रोवाइड करना। अब जो एक खिदमत घर है, किसान खिदमत घर है, ये है क्या एक्चुअली? ये है क्या? क्या ये कोई बिल्डिंग है जो सेटअप करनी है? क्या ये कोई पब्लिकेशन है जो गवर्नमेंट लाने वाली है? नहीं, ये क्या है? ये एक वेब पोर्टल है। किसान खिदमत घर इज़ अ वेब पोर्टल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए डेवलप किया गया है। किसने डेवलप इसको किया है? एक हमारा इंस्टीट्यूशन है, बाइसैग एन के नाम से वो जाना जाता है। बाइसैग एन ने इन एसोसिएशन विद द एनआईसी एंड आईटी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके, तो इन 3 एजेंसीज ने मिलके इस किसान खिदमत घर वेब पोर्टल को डेवलप किया है। मकसद क्या है इस वेब पोर्टल का? इस वेब पोर्टल में जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी, वो इस वेब पोर्टल से अपने फार्म के लिए इनपुट्स और मशीनरी को परचेज कर सकते हैं। जो फार्मर्स के लिए डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके लिए अप्लाई भी इसी पोर्टल पे कर सकते हैं, या फिर अगर उनको सेल या मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स की करनी है वो भी इसी पोर्टल पे कर सकते हैं। अगर उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने आप को एनरोल करना है या उनका जो क्रेडिट सपोर्ट है उसको एक्सटेंड करना है, क्रेडिट सपोर्ट उनको चाहिए, तो उसके लिए भी वो इसी पोर्टल पे जाके जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो इस पोर्टल का मकसद है टू एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। तो ये वेब पोर्टल है, फार्मर को किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, अपने घर बैठ के देख सकते हैं। तो इससे इसीलिए इसको कहा गया है कि इट इज़ अ फैसिलिटी एट देयर डोर स्टेप, जो उनके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं, तो उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए इस बजट में फ़ंड एलोकेशन की गई है। उसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, competitiveness improvement of agriculture and allied sectors project in जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो फंड एलोकेशन है वो 100 मिलियन USD डॉलर
यानी कि US डॉलर्स की एलोकेशन 100 मिलियन जो है इसमें की गई है, और इन द फॉर्म ऑफ ए लोन। ये लोन किसने दिया है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये एजेंसी जो है इसने लोन प्रोवाइड किया है 100 मिलियन US डॉलर्स का फॉर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि इंक्रीज हो, पहला मकसद है इसका इंक्रीज इन द इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड। और कैसे वो हो? बाय इम्प्रूविंग द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द फार्मिंग ऑपरेशन, यानी कि फार्मर जिस तरह से फार्मिंग ऑपरेशन करते हैं उसको और बेहतर करने के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर मार्केट में बाकी फार्मर के साथ बेटर compete कर पाए। तो उनकी कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, उनके फार्मिंग सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इस स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जिस एजेंसी के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ये एजेंसी जो है ये एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ओके, विच वाज फाउंडेड इन December 1977 एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट रोम, इटली। सो इस एजेंसी का मकसद क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है टू एड्रेस पॉवर्टी एंड हंगर इन रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस इंस्टीट्यूशन का मैंडेट ही यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे पावर्टी और हंगर के इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व करें। तभी जाके इस एजेंसी ने इस स्कीम के लिए 100 मिलियन डॉलर का जो है लोन प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा कुछ बोरवेल्स भी जो हैं वो भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा इरिगेशन पंप सेट्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि जो इरिगेशन हमारा सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो और हमारा जो इरिगेशन के अंडर एरिया आता है वो कवर हो जाए। कितना एरिया? 1000 हेक्टेयर के अराउंड। तो इरिगेशन के अंडर हमारा एरिया कवर करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर हम रेनफॉल पे ही डिपेंड रहेंगे तो आजकल रेनफॉल का पैटर्न जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी इरेटिक हो गया। कभी अनसीजनल रेनफॉल होती है और कभी जब एक्सपेक्टेड है रेनफॉल तो उस टाइम पे रेनफॉल होती ही नहीं है। तो इस चीज़ को, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए इरिगेशन पंप सेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा और बोरवेल्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसके अलावा 4500 डेयरी यूनिट्स को भी सेटअप किया जाएगा और 3000 शीप यूनिट्स को भी सेटअप किया जाएगा, जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलेगी टू अराउंड 12,000 पीपल, ओके। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन का टारगेट जो है रखा गया है, हमें मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है फ्रॉम 25 to 45 लाख मेट्रिक टन्स। तो अभी हमारी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 25 लाख मेट्रिक टन है, इसको इंक्रीज करना है टू 45। और जो हम मिल्क प्रोड्यूस करने के बाद इसको कलेक्ट करते हैं, फिर इसको ठंडा करते हैं, चिल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये भी जो हमारी मिल्क कलेक्शन कैपेसिटी है इसको 2 लाख लीटर पर डे से इंक्रीज करना है टू 8.5 लाख लीटर्स पर डे। और ये टारगेट हमें कितने में अचीव करना है? इन 5 ईयर्स, ओके। इसी तरह से फ़िश प्रोडक्शन को जो है हमें, अभी जो हमारी फ़िश प्रोडक्शन है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है फिगर, इट इज़ 30,670 मेट्रिक टन्स। तो इसको हमें इंक्रीज करना है अप टू 35,250 मेट्रिक टन्स। कैसे इंक्रीज करें? बाय इंट्रोड्यूसिंग बेटर टेक्नोलॉजीज इन फिश रियरिंग एंड फिश ब्रीडिंग। उसके अलावा जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, जैसे कि एप्पल में इस्तेमाल होती है हाई डेंसिटी प्लांटेशन, आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। जो कन्वेंशनल एप्पल ट्रीज़ हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है हाई डेंसिटी प्लांटेशन से। तो ऐसे प्लांट्स को और ज़्यादा हम प्रोड्यूस करें ताकि हमारी हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंडर जो एरिया है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, तो वो भी इस बजट का एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। क्यों? एक तो ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स को, दूसरा फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी, इनका एस्टैब्लिश करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि कभी एक्सेस प्रोड्यूस हो गया हमारे पास, ठीक है, या फिर फार्मर्स को जो है मार्केट में उतना अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है,
तो वो इन फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्टली बेचने के बजाय इनको इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को बेच सकते हैं, जहां पे इनमें वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल एप्पल को मार्केट में डायरेक्टली बेचने के अलावा अगर इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को दिया जाए तो वो एप्पल से जैम बना सकते हैं, एप्पल से जूस बना सकते हैं। इसी तरह से ड्राई फ्रूट से जो है उनको प्रोसेस करके उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई जा सकती है। तो वैल्यू एडिशन होगा इन चीज़ों में, और इससे इनका प्राइस भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो फार्मर्स को जो है इससे बेटर इनपुट मिल सकता है। तो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए 50 ऐसे यूनिट्स को जो है, प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो है सेटअप किया जाएगा। उसके अलावा 83,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी के कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज कैपेसिटी को भी बनाया जाएगा। ये कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? फार्मर्स जो है अगर फ्रूट्स को अपने घरों पे स्टोर करेंगे या सिंपल गोडाउन्स में डालेंगे तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर या इंसेक्ट उनमें खराबी हो ही जाती है। मगर अगर फार्मर्स इनको इन कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज कैपेसिटी में रखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनको रेगुलेट किया जाता है, ताकि जो हमारा फ्रूट है या फार्मर्स अगर इसमें वेजिटेबल्स भी रखें वो भी खराब ना हो जाए। उसमें टेम्परेचर को जो है इस लेवल पे मेंटेन किया जाता है कि फ्रूट जो है वो एज सच अपनी फ्रेश कंडीशन में रहे। उसके बाद हेल्थ एंड द वेलनेस सेंटर। जो हेल्थ एंड द वेलनेस है इसमें प्रपोज किया गया है कि 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स को जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में, बाय द एंड ऑफ 2024-25। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी हमारे J&K यूटी में। तो इन इंस्टीट्यूट्स की कैपेसिटी कितनी होगी? 400 सीट्स इनमें अवेलेबल होगी टू ट्रेन 400 स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ कैंसर। इसी तरह से हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए, हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए, ऑनलाइन स्टोर करने के लिए जो आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है और उस पर जो आईडी जनरेट होती है वो 1.35 करोड़ पॉपुलेशन को उसके अंडर हमें कवर करना है इस बजट 2024-25 में। अब ये जो आभा आईडी है या आभा कार्ड है, इसका मतलब क्या है? आभा मीन्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अंदर जब कोई इंडिविजुअल अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो उसको एक कार्ड जनरेट होता है जिसको आभा कार्ड बोलते हैं। ये है क्या? ये एक डिजिटल हेल्थ केयर इनिशिएटिव है। इस मिशन के अंडर जिस भी सिटीजन के पास हेल्थ कार्ड होगा उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? फॉर एग्जांपल हेजल फ्री एक्सेस टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नंबर 1 बेनिफिट। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में उसको इजी एक्सेस मिलेगा। इसी तरह से उसको उसका जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक ऑनलाइन स्टोरेज में जो है रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब किसका रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर है? वो एक 14 डिजिट आईडी के थ्रू रिकॉग्नाइज होगा जिसको बोलते हैं हम आभा आईडी। सो आभा आईडी इज अ यूनिक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो एक सिटीजन के आधार या मोबाइल नंबर से लिंक है। तो इसमें जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगी और रिकॉग्नाइज होगी इसी 14 डिजिट नंबर से। फॉर एग्जांपल आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो है वो 12 डिजिट बेस्ड आईडी है। तो इसी आधार कार्ड में आपकी जो है डेमोग्राफिक डिटेल्स जो है वो होती हैं, मतलब आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका फुल एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें, तो डेमोग्राफिक डिटेल्स। इसी तरह से जो ये हेल्थ कार्ड है इसमें आपकी हेल्थ डिटेल्स होगी। जिस तरह से आधार कार्ड में आधार आईडी जनरेट होता है, आभा कार्ड में इसी तरह से आभा आईडी जनरेट होगा एंड इट इज़ ए 14 डिजिट आईडी। उसके बाद इसी सेक्टर में गवर्नमेंट जो है 100% स्क्रीनिंग अचीव करना चाहती है ऑफ 30+ एज पॉपुलेशन फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बट ये दिन ब दिन जो है ड्यू टू चेंज इन द लाइफस्टाइल ये बढ़ती ही जा रही हैं। तो अगर इसको पहले ही क्योर किया जाए, पहले ही प्रिवेंट किया जाए तो आगे जाके जो हमारी एज है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 30+ एज पॉपुलेशन ग्रुप को जो टारगेट किया गया है, क्योंकि मोस्टली हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो है इसी एज से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको पहले ही कर्ब करें
तो 100% स्क्रीनिंग का टारगेट जो है वो इस बजट में रखा गया है। इसी तरह से जो डायलिसिस सर्विसेज हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए 16 एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को और बेटर किया जाएगा और 10 नई हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा हम रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज सेक्टर में अगर देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम MG नरेगा भी बोलते हैं। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। एक तो एसेट क्रिएशन रूरल एरियाज में, प्लस एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब इसमें इस स्कीम में होता क्या, एक्चुअली इसमें एक फिक्स बजट आता है कि कितने नंबर ऑफ डेज जो है वो काम प्रोवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल बजट। फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ का बजट है, मिसाल 1 करोड़ का अगर बजट है, तो उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल जो है वो कितने दिन मजदूरी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे मैन डेज। तो इसमें जो टारगेट रखा गया है कि हमें 4 लाख मैन डेज जो है वो जनरेट करने, यानी कि 400 लाख, सॉरी नॉट 4 लाख, 400 लाख। तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, इट विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ टोटल ऑफ 400 लाख मैन डेज। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए या रूरल एरियाज में और डेवलपमेंट करने के लिए हिमायत स्कीम पे भी फोकस दिया गया है, जिसमें टारगेट रखा गया है कि 7,000 कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग को जो है इसमें कंप्लीट करना है। हिमायत स्कीम है क्या, ये एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। जो इसमें कैंडिडेट्स हैं उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फिटिंग है, प्लम्बिंग है, या मैकेनिक का काम जो है, इस तरह से अलग अलग मार्केट रिलेटेड स्किल्स जो है उनको दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं, फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट JNK। ठीक है, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जितने भी हमारे स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाए ताकि उनको भी एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, तो इसमें यूथ को जो है फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है 3 से 12 महीने के लिए, और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग इनको एक जॉब एश्योरेंस भी दी जाती है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। और जब ये जॉब में जाते हैं तो 1 साल तक इनकी ट्रैकिंग होती है कि ये इस जॉब में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि ये देखा जाता है कि जो इनको हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो मार्केट से रेलिवेंट हैं भी या नहीं, या उन स्किल्स को ये इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं या नहीं। इसी तरह से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर 12,000 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी जो है बनाना है इन द ईयर 2024-25। इसी तरह से 600 न्यू पंचायत घर टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। मगर सिर्फ पंचायत घर नहीं बनाने, बल्कि इनमें 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी इंश्योर करना है। उसके बाद इसी सेक्टर में रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये जिसके अंडर अभी पंचायत घर हमने देखा कंस्ट्रक्ट करने, इस स्कीम के अंडर भी 2.6 लाख मैन डेज ऑफ ट्रेनिंग जो है PRI मेंबर्स को प्रोवाइड की जाएगी। ये ट्रेनिंग है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जैसे नरेगा में हमने एम्प्लॉयमेंट देखा, यहाँ पे 2.6 लाख मैन डेज ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। किनको, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं, जो हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, हमारे DDCs हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। और कितने दिनों की ट्रेनिंग, 2.6 लाख मैन डेज। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, जिसको शॉर्ट में PMAY बोलते हैं, तो 80,000 हाउसेज जो है इसके अंडर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। जिनको इस स्कीम के बारे में नहीं पता उनको मैं ब्रीफली बता दूं। ये स्कीम जो है, इसमें जो गरीब सेक्शन हमारी सोसाइटी का उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज।
3 इंस्टॉलमेंट्स में इनको पैसे दिए जाते हैं, एक प्लिंथ लेवल पे, इसी तरह से फिर जब ये लैंटर्न लेवल पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और लास्ट की जो पेमेंट है जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे इसको रिलीज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव स्कीम का है हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर मिले, रहने के लिए छत हो सबके पास। तो 80,000 हाउसेस का टारगेट इसमें है। इसी तरह से गांव में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को भी जो है सेटअप किया जाएगा, ताकि हम अपने गाँव को लिटर फ्री और प्लास्टिक फ्री बनाएं। इसी तरह से 26,000 हेक्टेयर एरिया को जो है उसको हमें ट्रीट करना है विद कंप्लीशन ऑफ 1800 वर्क्स, ठीक है, अंडर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है ये एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें रिवर्स का, रिवर बेसिन्स का ख्याल रखा जाता है। तो इसके अंडर एरिया जितना हमें कवर करना है वो है 26,000 हेक्टेयर्स इन द ईयर 2024-25। इसी तरह से अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सप्लाई या ग्रिड कनेक्टिविटी जो है यहाँ तुलेल वैली को, गुरेज में जो तुलेल काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, काफ़ी दूर दराज इलाका है जहाँ पे अभी पावर सप्लाई जो है अच्छी तरह से पहुँची नहीं है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इस एरिया को पावर सप्लाई और ग्रिड कनेक्टिविटी देने के लिए जो है इस बजट में फंड एलोकेशन दी गई है। इसी तरह से 2 नए ग्रिड सबस्टेशंस जो है वो भी कंस्ट्रक्ट करने हैं। उसके अलावा 3 नई ट्रांसमिशन लाइंस को जो है उनको भी सेटअप किया जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेप्स जो हैं पावर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए इस बजट में प्रपोज किए गए हैं। अब टूरिज्म और कल्चर की अगर हम बात करें तो 20 ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करना है, 10 जम्मू में और 10 कश्मीर में। तो ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस क्या होता है? देखिए, हमारे पास कन्वेंशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, जम्मू में हमारा बहू फोर्ट है। तो ये जो है ये डेस्टिनेशन बिल्कुल फेमस और कन्वेंशनल है। इनके अलावा जो अभी ज़्यादा फेमस नहीं है उनको टूरिज्म मैप पे लाने के लिए इस बजट में जो है फंड्स प्रपोज किए गए हैं। और ऐसी ही टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है उनको ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है वो बताया जाता है। और इसमें प्रपोज किया गया है कि केरन विलेज जो है हमारा कुपवारा में, उसको एज बॉर्डर टूरिस्ट विलेज जो है डेवलप किया जाएगा। इसी तरह से तोस मैदान और सीतारन सर्किट की डेवलपमेंट की जाएगी। जो दग्गर दनी है सांबा में, उसको एज ए मॉक विलेज सेटअप किया जाएगा। इसी तरह से 130 मीटर या 425 फीट हाई नेशनल फ्लैग मास्ट जो है पत्नी टॉप पर लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बजट 24-25 में किस जगह पर 425 हाई नेशनल फ्लैग मास्ट का प्रपोजल है। सो इट इज़ पत्नी टॉप। इसी तरह से एक बड़ा एंट्री गेट जो है लखनपुर पे लगाया जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, या इस तरह से, जहाँ से पता चलेगी कि हम JNK में एंटर हो रहे हैं। लखनपुर इज़ द गेट वे टू JNK। अगर हम हमारे पंजाब और उस वाले साइड की बात करें तो वहाँ पे हमारा पहले लखनपुर आता है। और इसके अलावा जो है 75 हेरिटेज साइट्स जो है उनको रिवाइव किया जाएगा, उनको रेस्टोर किया जाएगा। और हमारे 8 कल्चरल सेंटर्स को भी सेटअप किया जाएगा टू प्रमोट द कल्चर ऑफ JNK। इसी तरह से सूफीज़म को प्रमोट करने के लिए एक सूफियाना स्कूल जो है उसको सेटअप किया जाएगा इन श्रीनगर। और जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज है उनको, पब्लिक लाइब्रेरीज, उनको डिजिटाइज भी किया जाएगा। वाटर सप्लाई और इरिगेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड टारगेट है हमारा वाटर सप्लाई का वो है 18.36 लाख हाउस होल्ड जम्मू कश्मीर में, उनको फंक्शनल कनेक्शंस जो है, वाटर कनेक्शंस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द हाउस होल्ड टैप। ओके, हर घर जल सर्टिफिकेशन जो है वो 4000 विलेजेस को हमें देनी है इस बजट में। ओके, जल जीवन मिशन, JJM मीन्स जल जीवन मिशन। तो 3244 JJM स्कीम्स जो है उनको हैंड ओवर किया जाएगा पानी समितिज या PRIs को, ताकि उनको ऑपरेट करे और मेंटेन करे। एक्चुअली जल जीवन मिशन स्कीम के अंडर जो है काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ को जो है रेनोवेट भी किया गया, उनको रेस्टोर भी किया गया। तो उसकी देख रेख के लिए जो है गवर्नमेंट ने पानी समितिज बनाई है,
पानी समिति भी एक बॉडी है। उसी तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनको ये रेस्टोर्ड वर्क्स जो हैं, ये वाटर बॉडीज जिन पे काम किया गया, उनकी देख रेख जो है इसी पानी समिति और पीआरआई मेंबर्स को जो है सौंप दी जाएगी। इसी तरह से इरिगेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए मेजर और मीडियम इरिगेशन स्कीम्स को जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, 78 ऐसी स्कीम्स को, और 250 हेक्टेयर ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल को जो है उसको क्रिएट करेंगे। यानी कि हमारे पास 250 हेक्टेयर्स को इरिगेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उसके लिए भी जो है इस बजट में काम किया जाएगा। उसी तरह से मेजर और मीडियम इरिगेशन स्कीम्स के अलावा 297 माइनर इरिगेशन स्कीम्स को भी कंप्लीट करना है, ताकि इससे हम 2400 हेक्टेयर्स ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल को क्रिएट कर सकें, जिससे 44,400 सोल्स को जो है बेनिफिट मिलेगा। फ्लड कंट्रोल में अगर हम बात करें तो 302 फ्लड कंट्रोल स्कीम्स को कंप्लीट करना है, और 3000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को जो है रिक्लेम और प्रोटेक्ट करना है। रिक्लेम करने का मतलब है जो ज़मीन फ्लड की जद में आ गई है, ख़राब हो गई है, उसमें अब एग्रीकल्चर पोटेंशियल नहीं रहा है, तो ऐसी लैंड को रिक्लेम करना, उसकी प्रोडक्टिविटी को रेस्टोर करना, उस ज़मीन को वापस से ठीक करना, वो भी इस बजट का ऑब्जेक्टिव है। कितनी ज़मीन? 3000 हेक्टेयर्स। इसके अलावा 51 स्कीम्स जो है 2024-25 में कंप्लीट करनी है अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी। ओके, और 12 स्कीम्स को जो है वो टारगेट किया गया फॉर कंप्लीशन थ्रू लोन असिस्टेंस बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि हर फार्मर की खेत तक जो है वो प्रॉपर इरिगेशन अवेलेबल हो, प्रॉपर पानी मिले, उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए वो ज़्यादा रेनफॉल पर डिपेंड ना रहे, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। इसके अलावा जो शाहपुर कांडी डैम पे काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसी साल 24-25 में जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जम्मू एंड कश्मीर में 1150 क्यूसेक्स ऑफ इरिगेशन वाटर फैसिलिटी जो है फॉर 32,173 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन कठुआ एंड सांबा, उसके लिए ये इरिगेशन फैसिलिटी जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो शाहपुर कांडी डैम अगर स्टार्ट हो जाती है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो फार्म एरियाज़ को मिलेगा, कहाँ पे? कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा अगर हम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो सीवेज को मैनेज करने के लिए, सीवेज को प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिनकी कैपेसिटी होगी 65.3 MLD। ओके, और इसके अलावा अमृत 2.0 के अंडर यूटी में एक वाटर एक्शन प्लान जो है बनाया गया है, जिसमें 153 प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं फॉर 78 ULBs, तो इनको भी कंप्लीट किया गया है। तो इसमें 99 प्रोजेक्ट्स जो है वो वाटर सप्लाई के आते हैं, ताकि 2.25 लाख हाउस होल्ड जो है हमारे, उनको न्यू टैप कनेक्शन जो है वो मिले। इसके अलावा रिवर तवी में पोल्यूशन कम करने के लिए जो है इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन नेटवर्क को सेटअप किया जाएगा एट द ओल्ड जम्मू सिटी। ओके, ताकि जो गंदा पानी हमारे घरों से निकलता है या हमारी इंडस्ट्रीज से निकलता है, वो डायरेक्टली हमारी रिवर में ना जाए, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए और उस पानी को रिवर से डाइवर्ट करने के लिए एक नेटवर्क जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसी तरह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट एरिया है नरवाल में, जम्मू में, और पारिमपोरा श्रीनगर में, उसको भी डेवलप किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इसमें लाइब्रेरी ग्रांट जो है हर साल दिया जाएगा। लाइब्रेरीज को सेटअप करने के लिए, लाइब्रेरीज में बुक्स लाने के लिए, लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हर साल जो है फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने फंड्स? 5,000 to 20,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द स्कूल, जो स्कूल्स को कवर करेगा फ्रॉम प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, और ये किस स्कीम के अंडर किया जाएगा? अंडर सामग्री शिक्षा अभियान। अब ये सामग्री शिक्षा अभियान है क्या? ये 2018-19 बजट में प्रपोज की गई थी एक स्कीम, जिसका मकसद ये था कि
इसमें जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेटर डेवलप किया जाए, ताकि स्कूल्स की टीचिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए, हमारे लर्निंग आउटकम्स जो है वो और बेटर हो जाए। तो ये स्कीम जो है बनाई गई थी आफ्टर मर्जिंग 3 स्कीम्स, जिसमें आते हैं हमारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और उसके बाद टीचर एजुकेशन। इन 3 स्कीम्स को मिला के हमारी एक स्कीम बनी जिसको बोलते हैं समग्र शिक्षा अभियान। इसका मकसद यही है कि जो हमारा पूरा स्कूल का सिस्टम है फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, इस सारे को स्ट्रेंथन किया जाए, इस सारे को ओवरऑल जो है बेटर किया जाए, ताकि हमारे लर्निंग आउटकम्स जो है वो और ज़्यादा अच्छे हो जाए। इसी तरह से 2000 किंडरगार्टन जो है गवर्नमेंट को सेटअप कर दें इन दिस बजट। और उसके अलावा फोर्टिफाइड राइस, ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, ये मैंने अपने पिछले लेसन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे मैं ये सिर्फ बताना चाहूँगी कि फोर्टिफाइड राइस जो है 8.43 लाख स्टूडेंट्स को एलिमेंट्री लेवल पे मिड डे मील स्कीम के अंडर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 233 स्कूल्स का जो है वो अपग्रेड होगा अंडर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, या फिर पीएम श्री स्कीम भी जिसको बताया जाता है। इसी तरह से अडल्ट लिटरेसी की अगर हम बात करें, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने की अगर हम बात करें, तो 3.5 लाख अडल्ट को जो है लिटरेट बनाया जाएगा अंडर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसी तरह से बेटी अनमोल स्कीम, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेटी अनमोल की बजट में जो कोई स्कीम मेंशन की गई हो उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखें। तो बेटी अनमोल स्कीम के अंडर 5000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी टू बीपीएल गर्ल स्टूडेंट्स। ये किन गर्ल स्टूडेंट्स को दी जाएगी? क्या हर एक को, जो फर्स्ट सेकंड में पढ़ता हो उसको भी, जो 10th में पढ़ता हो उसको भी? नहीं। जिन लड़कियों ने 10th पास किया, 11th क्लास में एडमिशन लिया, तो उस साल से अगर वो लड़कियां जो है बीपीएल कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं, तो हर साल उनको 5000 रुपये जो है वो स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाएंगे। इसके कुछ और क्राइटेरिया भी हैं, बट मेन जो है इस स्कीम का क्रक्स जो है वो यही है कि बीपीएल गर्ल स्टूडेंट्स की हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प। हर साल उनको 5000 रुपये दिए जाएंगे आफ्टर दे पास द क्लास 10th। इसी तरह से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो है वो भी स्कूल्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। 18,723 स्कूल्स को इसके अंडर जो है वो कवर किया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में 5 नए कॉलेजेस को सेटअप किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, और इसी तरह से 2 हॉस्टल ब्लॉक्स, साइंस ब्लॉक्स, एडिशनल लेक्चर ब्लॉक्स जो है डिफरेंट कॉलेजेस में वो भी सेटअप किए जाएंगे। इसी तरह से कॉलेजेस की जो है असेसमेंट जो है, एक्रेडिशन जो है वो भी 2024-25 में की जाएगी। कितने कॉलेजेस की? 8 कॉलेजेस की। असेसमेंट का मतलब है वहाँ पे देखा जाएगा लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है, टीचर्स जो है वो किस तरह से वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इस सारे को असेसमेंट बोलते हैं। और एक्रेडिशन हुआ कि अगर इन जो डिफरेंट गवर्नमेंट के क्राइटेरिया हैं उसके हिसाब से ये कॉलेज जो है फिट हुए, तो गवर्नमेंट जो है इनको एक्रेडिशन देती है, एक तरह की इनको रिकॉग्निशन देती है। उसके बाद अगर हम कनेक्टिविटी सेक्टर की बात करें, तो 4000 किलोमीटर रोड लेंथ को जो है ब्लैक टॉप किया जाएगा, मैकेडमाइज किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर सिटीज एंड टाउन स्कीम, और सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लोन असिस्टेंट एंड पॉट होल फ्री रोड स्कीम के अंडर। तो यहाँ जितनी भी ये स्कीम्स लिस्टेड हैं, अगर आप इनको काउंट करें तो दे आर ऑलमोस्ट 5 स्कीम्स। इन 5 स्कीम्स के अंडर जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू कवर 4000 किलोमीटर्स, 5 स्कीम्स को मिलाकर। किसी स्कीम में हो सकता है 1000 कवर किया, किसी में 500, किसी में 200, किसी में 2000, तो 5 स्कीम्स की लेंथ को मिलाकर 4000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है। अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, तो 46 न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स
को आइडेंटिफाई किया गया है डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल एस्टेट का मतलब क्या है? ये वो वाली ये एक ऐसी ज़मीन है जिसको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है। तो ऐसी जगहों पे यूजुअली लैंड जो है वो सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड की जाती है फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए ऐसी जगहों पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब हमारे पास इंडस्ट्रियल एस्टेट होंगे तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बनेंगी, जब इंडस्ट्रीज बनेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्रीज बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंडर 1167 यूनिट्स को जो है सेटअप करना है बाय द ईयर 24-25। ये स्कीम है क्या? ये ऑलरेडी डिस्कस की गई है हमारे जो पिछले चैप्टर्स हैं उसमें, वहाँ पे आप वीडियो में जाकर जो है इस स्कीम के बारे में और डिटेल में देख सकते हैं इन द चैप्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसी तरह से न्यू स्टार्टअप पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी रिसेंटली, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है और डेवलप किया जाए। इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट है, हमारे पास कौन कौन से इंडस्ट्रियल एस्टेट है, ये इंडस्ट्रीज के चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को जो है अपग्रेड किया, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट। ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा इंडस्ट्रियल एस्टेट जो एटलीस्ट 5 एकड़ जमीन पर डेवलप किया जाएगा फॉर मिक्स्ड यूज। मिक्स्ड यूज का मतलब क्या है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क होगी, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर पार्क होगी 1 एकड़ में। इसी तरह से स्टील प्लांट होगा 2 एकड़ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड यूज, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। कितनी लैंड पे? एटलीस्ट 5 एकड़ लैंड पे। इसी तरह से 3 एकड़ लैंड पे अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए तो वो भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा? प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट में। अब थीम बेस्ड क्या का मतलब क्या है? थीम बेस्ड का मतलब है अगर 3 एकड़ जमीन है तो इस पे सिर्फ सॉफ्टवेयर पार्क है, ठीक है, या फिर सिर्फ स्टील प्लांट है, ओके, मिक्सचर नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर पार्क है तो बस सॉफ्टवेयर पार्क ही है, अगर स्टील प्लांट है तो बस स्टील प्लांट ही है। उसके अलावा सोशल वेलफेयर और ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, जो वेलफेयर प्रोग्राम जिनको फंडिंग की गई है, उसमें पहला हमें आता है निरम्य हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ये स्कीम जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये किन के लिए है? इट इज़ फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं उनको इस स्कीम के अंडर जो है वो कवर किया जाएगा। इस स्कीम का मकसद क्या है? अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना उन लोगों को हु हैव ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मेंटल डिसेबिलिटीज जिसको हम बोलेंगे, या जिसको हम बोलते हैं आजकल स्पेशली एबल्ड। तो ये इंश्योरेंस कवरेज जो है इट प्रोवाइड्स अप टू ₹1 लाख, जिसको हर साल जो है रिन्यू करना है, हर फाइनेंशियल ईयर के बाद इस इंश्योरेंस को रिन्यू करना है। तो इस स्कीम का नाम क्या है? निरम्य हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, एंड इट इज मेंट फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन। इसी तरह से वत्सल्य साधन को जम्मू में ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। वत्सल्य साधन है क्या? वत्सल्य साधन का मकसद है टू प्रोवाइड अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड इन इंडिया, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो अपना कंप्लीट पोटेंशियल, अपने टैलेंट को जो है वो डेवलप कर पाएँ, ताकि वो हर एस्पेक्ट में जो है लाइफ के फ्लरिश करें, और उनको एक सेंसिटिव सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करना ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ये यूजुअली उन बच्चों के लिए होता है हु आर अनएबल टू फाइंड अ प्रॉपर सपोर्ट इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजन, या स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। तो ऐसे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जो है इन वत्सल्यास को सेटअप किया गया है, और JNK में जो है जम्मू में इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। उसके अलावा 1000 आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है
ये एक्चुअली बच्चों के लिए सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने, जहाँ पे इनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे इनको पढ़ाई की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, डे केयर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इनको और बेटर करने के लिए, जिस तरह से हमारे प्राइवेट किंडरगार्टन्स होते हैं उसी तरह वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, अच्छा लगता है वहाँ पे बच्चों को जाना। तो इसी तरह से इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी और अट्रैक्टिव और अच्छा बनाने के लिए जो है इसमें इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं। इसी तरह से जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको लिंक रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये भी इस बजट का टारगेट है। इसी तरह से 70 हैंड पंप्स जो हैं वो स्केड्यूल ट्राइब बस्तीज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और स्मार्ट कार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे टू हमारी जो माइग्रेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको। जैसे हमारे गुज्जर बकरवाल हैं, ओके, दे माइग्रेट सीजनली फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर। विंटर्स में वो जम्मू जाते हैं, समर्स में वो कश्मीर आते हैं। तो उनके रिकॉर्ड जो हैं वो यूजुअली एक जगह करेक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज उनका एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है, और वो फैसिलिटीज़ भी प्रॉपरली अवेल नहीं कर पाती, क्योंकि 6 महीने के लिए वो एक जगह होते हैं और 6 महीने के लिए वो दूसरी जगह होते हैं। तो उनको जो इस वजह से डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनको स्मार्ट कार्ड्स प्रोवाइड करेगी, जिससे उनकी लाइफ जो है और ज़्यादा ईजी और बेटर हो जाएगी। इसी तरह से ट्रांजिट एकोमोडेशंस भी सेटअप की जाएगी। जो हमारे गुज्जर बकरवाल फैमिलीज़ हैं जो ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करते हैं, ट्रांस ह्यूमंस मीन्स वही जो मैंने आपको कहा जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, सीजनली जो अपने लाइफ स्टॉक को लेकर मूव करते हैं उसको ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं। तो अब उनको देखिए, रास्ते में कभी मौसम ख़राब हो गया, किसी की सेहत ख़राब हो गई, अब कंटिन्यूसली वो चलते तो नहीं बन सकते हैं, तो किसी जगह उनको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो ये ट्रांजिट एकोमोडेशन जो है यही सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए सेटअप की जाएगी, जिसमें एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी 150 टू 200 फैमिलीज़ को। उसमें किचन होंगे, मेडिकल डिस्पेंसरीज होगी, वेटनरी डिस्पेंसरीज होगी क्योंकि एनिमल्स इनके साथ होते हैं, टॉयलेट्स होंगे, और लाइफ स्टॉक को रखने के लिए यार्ड्स भी होंगे। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना स्कीम है, इसके अंडर जो है 500 शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा in residing in 186 villages, और 10 मिल्क विलेजेस जो है वो कंप्लीट करने हैं बाय 24-25। मिल्क विलेजेस का मतलब है जिन विलेजेस में हमारी मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी खासी है, उनको और ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ऐसे 10 विलेजेस को जो है वो टारगेट बनाया गया है अंडर 2024-25 बजट। इसी तरह से कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो 1500 फ्लैट्स जो है एट ट्रांजिट एकोमोडेशन फॉर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको 1500 फ्लैट्स जो है उनकी एकोमोडेशन के लिए वो सेटअप किए जाएंगे, और जो 350 पोस्ट्स बचे हुए हैं आउट ऑफ 6000 पोस्ट अंडर पीएम पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, इनको भी फुलफिल किया जाएगा। ये कौन से पोस्ट हैं? ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो टोटल 6000 नोटिफाई हुए थे अंडर पीएम पैकेज कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। तो इसमें अभी 350 वैकेंसीज है, इनको भी फुलफिल किया जाएगा इन द ईयर 2024-25। इसके अलावा यूथ को एम्पावर करने के लिए, यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं काफ़ी सारी हमारी, फॉर एग्जांपल सीड कैपिटल फंड स्कीम है, या यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है, या फिर नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन स्कीम है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, और मिशन यूथ के अंदर जितनी भी स्कीम्स आती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इन द चैप्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इन सारी स्कीम्स को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। मकसद क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि यूथ जो है खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें थ्रू सेटिंग अप द स्टार्टअप्स, या जो वुमेन है वो भी अपने स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश करें, या फिर मिशन यूथ के अंदर जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसका भी बेनिफिट जो है वो यूथ को मिले। इसी तरह से जो हमारे एस्पायरिंग जॉब सीकर्स, अब सब तो अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, सब अपने इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप नहीं कर सकते, सब अपने स्टार्टअप जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते।
तो अब जिनको जॉब की ज़रूरत है उनके लिए जो है गवर्नमेंट ने काउंसलिंग एक्टिविटीज़ जो है, आउटरीच प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करने हैं थ्रू मॉडल करियर सेंटर्स। ये मॉडल करियर सेंटर हैं क्या? ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जहाँ पे करियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी टू जॉब सीकर्स और करियर रिलेटेड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, एम्प्लॉयर्स को बुलाया जाएगा, करियर काउंसलिंग दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है इस मॉडल करियर सेंटर में की जाएगी ताकि जो लोग, जो यूथ हमारा जो है जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब मिलने में जो है वो आसानी हो जाए। इसके अलावा स्पोर्ट्स के फील्ड में जो है 75 लाख यूथ जो है, ये टारगेट है 75 लाख यूथ, इनको डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स में एंगेज करना है, जो पंचायत लेवल में होंगे, ब्लॉक लेवल में होंगे, डिस्ट्रिक्ट, यूटी और नेशनल लेवल पे। इसी तरह से 20 नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, 200 प्ले फील्ड्स एंड 100 स्पोर्ट्स कोर्ट्स को जो है कंस्ट्रक्ट करना है, स्विमिंग पूल्स को कंप्लीट करना है मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जो जम्मू में है, और इसी तरह से गिंदुन पार्क जो राजबाग श्रीनगर में है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो नए एज के कोर्सेज, फॉर एग्जांपल विद टाइम जो है सब्जेक्ट्स की रेलेवेंस जो है वो चेंज होती रहती है। अभी आप देखिए जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, इसी तरह से रोबोटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो विद टाइम जो नए नए कोर्सेज हमारे पास आते हैं उनको बोलते हैं हम न्यू एज कोर्सेज। वो न्यू एज कोर्सेज जो हैं 10 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसी तरह से प्लेसमेंट ड्राइव्स जो है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है कंपनीज को बुलाया जाएगा फॉर 1000 पास आउट्स, यानी कि 1000 लोग जो पास हो जाएंगे इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, उनको नौकरी दिलाने के लिए प्लेसमेंट ड्राइव्स जो है वो कंडक्ट की जाएगी विद बिग बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इसी तरह से 6000 वुमेन विल बी ट्रेंड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी ट्रेनिंग को जो है कंप्लीट किया जाएगा। अगर हम फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की बात करें तो 190 लाख नेटिव ट्रीज, ओके, एंड 100 लाख लो कॉस्ट ग्रीनिंग इंटरवेंशंस जो है, ये दो चीज़ें इस बजट में की जाएगी। क्यों की जाएगी? ताकि हम अपने इकोसिस्टम को रेस्टोर कर सकें, सॉइल इरोजन को रोक सकें और बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस कर सकें। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटिव ट्रीज। नेटिव ट्रीज इनको मेंशन करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि कभी हम बाहर से कोई ट्री लाते हैं जो जे.एंड.के में हमें लोकली नहीं मिलता है। तो फॉर एग्जांपल कोई ट्री ऐसा है जो जे.एंड.के में खुद से ग्रो नहीं होता है, जो किसी और स्टेट में हमें मिलता है, तो उसको अगर हम यहाँ लाते हैं तो यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो डिस्ट्रॉय ही करता है। जैसे वो फॉर एग्जांपल उसको हम एनवायरनमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशी। ये कभी कभार क्या हो जाता है कि जो स्पीशीज लोकली हमें नहीं मिलती है, किसी बाहर की फॉरेनर स्पीशी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो लोकल स्पीशीज को बिल्कुल डैमेज ही कर देती है। तो ऐसा ना हो इसलिए 190 लाख नेटिव ट्रीज जो है उनको प्लांट किया जाएगा। और लो कॉस्ट ग्रीनिंग इंटरवेंशंस, यानी कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को और ग्रीन कर सकते हैं, तो ये इंटरवेंशंस भी जो है इस बजट के थ्रू की जाएगी। इसी तरह से जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है जम्मू कश्मीर में, उसमें एटलीस्ट एक नगर वन या नगर वाटिका या इको पार्क जो है वो होनी चाहिए। अब ये नगर वन या नगर वाटिका होता क्या है? ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी इन द ईयर 2020 ताकि नगर वन जो है उनको क्रिएट किया जाए अर्बन एरियाज में। इसका नगर वन का मतलब है अर्बन फॉरेस्ट्स, ठीक है। अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, एनजीओज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा, तो अर्बन फॉरेस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो है नगर वन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमारे बजट में ये एक ऑब्जेक्टिव है कि एटलीस्ट एक अर्बन फॉरेस्ट जो है वो हर अर्बन लोकल बॉडी में जो है डेवलप किया जाए। अब नगर वन योजना का ऑब्जेक्टिव जो है वो है 1000 नगर वन या नगर वाटिका जो है सिटीज़ में, जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपैलिटी है या अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ऐसी 1000 नगर वन्स को जो है वो क्रिएट करना है। ये इस नगर वन योजना का ऑब्जेक्टिव है। मगर हमारे बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एटलीस्ट वन इन एवरी अर्बन लोकल बॉडी। उसके अलावा
10 लाख सैपलिंग्स ऑफ लोकल मेडिसिनल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर अमंग्स द फार्मर्स फॉर प्लांटिंग, ताकि ट्रीज जो है आउटसाइड फॉरेस्ट भी जो है उनको ग्रो किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है अगर हमें ग्रीन कवर इंक्रीज करना है तो सिर्फ हम फॉरेस्ट में ही पेड़ लगाते जाएं, नहीं, फॉरेस्ट से बाहर भी हम पेड़ लगा सकते हैं। कैसे? थ्रू फार्मर्स। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख सैपलिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी टू फार्मर्स। इसी तरह से वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमारी घराना वेटलैंड है, होकरसर वेटलैंड है या शालबुक है, तो इनको भी डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और बेटर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इको टूरिज्म को बूस्ट मिले। इको टूरिज्म का मतलब है टूरिज्म इस तरह से टूरिस्ट एक्टिविटीज करना ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो। हम किसी जगह घूमने जा रहे हैं, वहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक रहे हैं, वैसा ना हो। हम चिप्स के रैपर्स, बिस्किट रैपर्स फेंक रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, ये सब ना हो, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाए, उसको हम इको टूरिज्म बोलते हैं। ये अब घराना वेटलैंड कहाँ पे, होकरसर कहाँ पे, शालबुक कहाँ पे, ये हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर में प्रॉपरली कवर किया गया है इन डिटेल। इनके डिस्क्रिप्शन फीचर्स जो है सब कुछ वहाँ पे कवर किया गया है, ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए एक कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो जम्मू में सेटअप किया जाएगा। अगर हम फूड एंड सिविल सप्लाईज की बात करें तो एडिशनल 10 kg ऑफ राइस जो है पर मंथ सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को। और जिस स्कीम के अंडर ये प्रोवाइड किया जाएगा उस स्कीम को बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्राइम मिनिस्टर फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम है क्या? ये एक नई स्कीम है जिसमें जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, एक बेनिफिशियरी को उसमें एडिशनल एलोकेशन मिलेगी 5 kg ऑफ राइस पर मंथ की। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं जहां बेनिफिशरीज एक से ज़्यादा हैं, यानी 2 से लेकर 5 तक है, उनको एडिशनल 10 kg मिलेगा हर मंथ। बट ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड 10 करके जो है 100 kgs को भी एक्सीड किया जाएगा, नहीं, इसमें एक अपर लिमिट है। उस अपर लिमिट के अंदर ही जो बेनिफिशरीज हैं, अगर 2 से 5 हैं तो उनको एडिशनल 10 kg मिलेगा, बट अपर लिमिट क्रॉस करने के बगैर। इसी तरह से अगर एक बेनिफिशरी है किसी हाउस होल्ड में तो उसको 5 kg जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड क्या है? ये वो वाले हाउस होल्ड हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, जिनकी मंथली इनकम जो है वो उतनी ज़्यादा खास नहीं है। तो ऐसे हाउस होल्ड्स की हेल्प करने के लिए जो है एक कैटेगरी क्रिएट की गई है जिसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोलते हैं। तो उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम में जो है राइस एलोकेशन की गई है। इसी तरह से EKYC, जितने भी बेनिफिशरीज हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कवर हैं, तो उनको उनका EKYC किया जाए। EKYC का मतलब क्या है कि बेनिफिशरी जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके आधार डिटेल्स दी जाएगी, उसकी बायोमेट्रिक्स की जाएगी, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम EKYC। उसके अलावा अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो 4000 AC एग्रीकल्चर पंप्स जो AC पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे, ऐसे 4000 एग्रीकल्चर पंप्स को जो है रिप्लेस किया जाएगा थ्रू सोलर पंप्स। मतलब अब बिजली पे एग्रीकल्चर पंप्स यूज नहीं किए जाएंगे, बल्कि किससे यूज किए जाएंगे? थ्रू सोलर पावर। एक फेज्ड मैनर में जो है इनको रोल आउट किया जाएगा इन 4000। बिजली से क्यों फोकस हटाया जा रहा है? बिकॉज बिजली जो है अल्टीमेटली अगर हम देखें कोल बर्निंग से जो है थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और हमारे हाइडल पावर प्लांट से यानी कि पानी को यूज करके भी बिजली जनरेट होती है। बट हमारी कंट्री इंडिया में जो है ज़्यादातर बिजली जनरेट कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही होती है। अब कोल एक फॉसिल फ्यूल है, उसको जलाने से पोल्यूशन होता है, तो कोल का यूजेज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रन एग्रीकल्चर पंप्स को रिप्लेस किया जाएगा थ्रू सोलर पावर पंप्स। इसी तरह से रूफटॉप 4 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट्स को जो है इंस्टॉल किया जाएगा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। इसी डल लेक में 100 किलोवाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से 5000 इम्प्रूव्ड बायोमास कुक स्टोव्स
इनको भी प्रोवाइड किया जाएगा ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि इंडोर एयर पोल्यूशन और फ्यूल यूज़ को कम किया जाए। ट्राइबल एरियाज़ में एक प्रॉब्लम यह है कि वहाँ लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी के चूल्हे जलते हैं। तो जब लकड़ी जलाते हैं या फिर कब किसी जगह कावड़ंग भी जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, कभी एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब क्योंकि ये चीज़ें जो है घर के अंदर ही जल रही होती हैं, तो घर के अंदर जो है काफ़ी सारा धुआं कलेक्ट हो जाता है, उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है बायोमास बेस्ड कुक स्टोव्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह से लैंड आइडेंटिफाई की जाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स, और जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर जो हमारे टूरिस्ट और रिलीजियस प्लेसेस जो है उनको भी 100% सोलराइज किया जाएगा। ये सारे जितने भी यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसको आप अपने मेंस एग्जाम में एज सच लिख सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन JNK। गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, आप बजट को वहाँ पे कोट कर सकते हैं एज पर बजट 2024-25। ये वाले स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट लेने जा रही है फॉर डेवलपिंग द सोलर पावर सेक्टर इन JNK। तो ये आपका बेहतरीन आंसर बन जाएगा, टू द पॉइंट आंसर बन जाएगा। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में अगर हम देखें तो बॉर्डर एरियाज में 42 न्यू पुलिस पोस्ट जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिसमें एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को भी मजबूत किया जाएगा। एंटी इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्रॉस बॉर्डर से कोई मिलिटेंट, कोई टेररिस्ट हमारे JNK में ना आए, तो ऐसे इसको बचाने के लिए 42 नए बॉर्डर पुलिस आउटपोस्ट जो है उनको सेटअप किया जाएगा। CCTV कैमराज जो है पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाएंगे टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक। इसी तरह से बेसिक फैसिलिटी जो हमारे पुलिस स्टेशंस में है या पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। 1218 कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल बंकर्स जो है उनको भी कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरह से जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट है उसको भी इस बजट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे जितने भी बजट में जितने भी सेक्टर्स दिए हैं उन सारे सेक्टर्स को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में मेंस में KS के मेंस एग्ज़ाम में या अगर आप कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे आपके सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, तो आप क्वेश्चन की रेलेवेंस देखकर बजट से डायरेक्टली आंसर्स उठाकर वहाँ पे लिख सकते हैं। कोई उधर उधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बने बनाए आंसर्स जो हैं बजट ने आपको प्रोवाइड किए हैं। जहाँ आपको रेलिवेंट लगता है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बजट को कोट करें, क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स हैं, गलत नहीं है। इसमें जो है स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट के दिए गए हुए हैं जो कि ऑब्वियसली गलत नहीं होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ही हमें प्रोवाइड किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करिए। या अगर आपका कोई इंटरव्यू प्लान है किसी एग्ज़ाम का, तो उसमें भी अगर आपसे किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी फील्ड में फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या करने वाली है, तो इसको आप कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बजट का जो है यूजेज अपने एग्जाम में कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे मैंने जिन जिन स्कीम्स को एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जांपल हिमायत स्कीम को एक्सप्लेन किया, मॉडल करियर सेंटर्स हैं वो क्या है, या किसान पोर्टल जो है, किसान पोर्टल जो है उसका क्या मकसद है, उसका क्या मतलब है, तो ये वाले जो हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे क्लियर आइडिया मिलेगा कि कौन सी स्कीम जो है किस लिए है और कौन इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, कौन इसका बेनिफिशरी है। तो ये सब चीज़ें आप मोटी मोटी याद रखें, तो होपफुली आपके एग्ज़ाम में जो है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप इसका यूज़ अपने एग्ज़ाम में ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।